देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग एल्बर्ट पैंक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक जर्मन ज्योग्राफर हुए हैं। इससे पहले हमने ऑस्कर पेस्टल को पढ़ा था। तो ये आपका जर्मन ज्योग्राफर का आपका लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग एल्बर्ट पैंक और वाल्टर पैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके एल्बर्ट पैंक। ठीक है, एल्बर्ट पैंक क्या है? इनका कुछ स्टेटमेंट है, पहले वो पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं? यदि किसी क्षेत्र के जलवायु संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, तब भी वहाँ की भूदृश्यों का अध्ययन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एल्बर्ट पैंक ने दिया था। क्या स्टेटमेंट था? कि मान लीजिए कि किसी जगह के क्लाइमेट के डेटा आपके पास नहीं है, तो भी वहाँ पर आप उसको क्लाइमेट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? भूदृश्यों का अध्ययन करके, वहाँ की लैंडस्केप्स का अध्ययन करके आप उसे क्लाइमेट में डिवाइड कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी? एल्बर्ट पैंक ने। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि अगर आपके पास एल्बर्ट पैंक कहते हैं, अगर आपके पास क्लाइमेटिक डेटा प्रोवाइड नहीं है, तो भी आप वहाँ के भूदृश्यों का अध्ययन करके क्लाइमेट में उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तो बात कही थी एल्बर्ट पैंक ने, जो बहुत फेमस है अपने आप में। ठीक है, ये वाली बात जो है। दूसरी बात क्या कहते हैं? वह प्रथम विद्वान था। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। वह प्रथम विद्वान था जिसने संकेत दिया कि किसी स्थान पर वर्षा की प्रभावोत्पादकता उस स्थान के रन ऑफ एवं वाष्पीकरण से ज्ञात की जा सकती है। क्या बात कह रहा है ये? कि ये फर्स्ट विद्वान थे एल्बर्ट फ्रैंक, जिन्होंने क्या कहा था कि कोई भी प्लेस है, किसी भी स्थान पर वर्षा का क्या इफेक्टिवनेस है, रेनफॉल की क्या इफेक्टिवनेस है, वो कैसे कैलकुलेट होगी? कि एक तो रन ऑफ मीन्स पानी कितना बहाव से निकल गया, और इवेपोरेशन कितना हुआ। किसी भी जगह की रेनफॉल की इफेक्टिवनेस जानने के लिए वहां पर पानी का बहाव, ठीक है, रन ऑफ कहते हैं बहाव जो होता है वो, और इवेपोरेशन अगर जो हमें पता चल जाए, तो हम उस जगह की वर्षा की प्रभावोत्पादकता, रेनफॉल की इफेक्टिवनेस जो है वो जान सकते हैं। ये बात किसने कही थी? एल्बर्ट पैंक ने। ठीक है, सबसे पहले। और उनकी फेमस बुक है द आल्प्स इन द आइस एज। ये बुक किसकी है? सॉरी, एल्बर्ट पैंक की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भाई, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके एल्बर्ट पैंक। ठीक है, एल्बर्ट पैंक से रिलेटेड अगर जो कोई एक दो बात एक्स्ट्रा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सामने आपके रखा हुआ है, एल्बर्ट पैंक का फोटो भी है, और इनके बारे में बताया हुआ है। जो अंडरलाइन पॉइंट है उस पर आइए। उसने भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी की अवधारणा को रचा। तो इट मीन्स दैट द कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अवधारणा को इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो मीन द कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज गिवन बाय एल्बर्ट प्रैंक। ठीक है, उसने भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी की अवधारणा को रचा था। ये आप याद रखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी की अवधारणा को, ये भू आकृति विज्ञान की अवधारणा को किसने रचा? एल्बर्ट पैंक ने। ठीक है, वह एडवर्ड स्वेस का सहयोगी था। कोई होगा एडवर्ड स्वेस ज्योग्राफर, उसका सहयोगी था, जिसने विश्व के वृहद भूगर्भिक प्रदेशों के मानचित्र तैयार किए थे। तो आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड के भूगर्भिक प्रदेशों के मानचित्र किसने तैयार किए थे? एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस वाली लाइन पर आइए। उसने धरातल पत्रकों, टोपोग्राफिकल मैप्स के विचार को भी प्रस्तुत किया। यानी धरातल पत्रक, जो टोपोग्राफी होती है ना, टोपोशीट जिसे हम कहते हैं, कि ठीक है, मेरठ की टोपोशीट क्या है, दिल्ली की टोपोशीट क्या है, और उत्तराखंड में देहरादून की टोपोशीट क्या है। तो टोपोशीट होते हैं धरातल का किस तरीके से बनावट है। तो टोपोशीट मैप बनाने का विचार भी किसने प्रस्तुत किया था? एल्बर्ट पैंक ने किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। पैंक ने मनोविज्ञान की पदावली, मीन्स टर्म, जो मनोविज्ञान की जो टर्म है, उसे उसके लिए गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट वर्ड का यूज किया, और भूगोल में किया था ऐसा। क्यों? ताकि जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र में जो लार्ज एरियाज हैं, उनको एज अ वोल उनकी स्टडी की जा सके। वोलनेस मीन्स एकीकृत, समस्त, वोलनेस कहते हैं ना, कंप्लीट, उनकी स्टडी की जा सके। तो जो मनोविज्ञानी की पदावली टर्म है गेस्टाल्ट, उसका यूज किया था इन्होंने। ठीक है, ज्योग्राफी में वो आप याद रखिएगा, एज अ वोल स्टडी करने के लिए, ज्योग्राफी को एज अ वोल, संपूर्ण भूगोल को स्टडी करने के लिए यूज किया था। ठीक है, और इनका देखिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इनका स्टेटमेंट? भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के मध्य सेतु है। इट मीन दैट ज्योग्राफी इज अ ब्रिज बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान के मध्य सेतु है, एक ब्रिज है। ये कौन कहता है? एल्बर्ट प्रैंक कहते हैं आपके। ठीक है,
तो ये था आपका फेमस कंट्रीब्यूशन एल्बर्ट बैंक का। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे में देखिए आप वाल्दर बैंक आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके वाल्दर बैंक, वही डेविस और बैंक वाला जो मॉडल आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये वो हैं, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पर दो बैंक हैं, एक एल्बर्ट बैंक है, एक वाल्दर बैंक है। वाल्दर बैंक का वो मॉडल है जिसमें आप जो जर्मन वाले हैं जिनके डेविस के साथ पढ़ा जाता है। एल्बर्ट बैंक का नहीं पढ़ा जाता डेविस के साथ, डेविस के साथ किसका पढ़ा जाता है? वाल्दर बैंक का, W.P, वाल्दर बैंक इनका पढ़ा जाता है, ठीक है। इन्होंने डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत की आलोचना की, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है। इनके अनुसार अपर्दन चक्र की 5 अवस्थाएं होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जो वाल्दर बैंक हैं ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? 5, ठीक है। किसने दी थी? वाल्दर बैंक ने दी थी। जो इरोजन साइकिल है उसकी 5 साइकिल्स किसने दी हैं? 5 अवस्थाएं, टोटल 5 साइकिल्स बाय वाल्दर बैंक, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये मेजर जर्मन का कंट्रीब्यूशन रहा है। बाकी आप देखो, एक चीज मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वॉन थ्यूरियन का मॉडल आपने पढ़ा है, 1826 में इन्होंने दिया था, ठीक है। ये फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी माइनस ई प्लस टी, पी क्या होता है, वी क्या होता है, ई क्या होता है, टी क्या होता है, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी पेटियां उन्होंने सीरियल वाइज क्या दी थी वो आप पढ़ेंगे। तो ये कौन थे एग्रीकल्चर ज्योग्राफर? वॉन थ्यूरियन, ये एक जर्मन थे। तो ये भी इनका भी तो कंट्रीब्यूशन आता है ना, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में है, ठीक है। वैसे ही आप इस पर आइए, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ऊपर देखिए केंद्रीय स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर का, ये भी जर्मन थे, ठीक है। मैंने आपसे एक बार पूछा भी था, एक बार क्वेश्चन कि क्रिस्टालर की स्टडी कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सेकंड पॉइंट पढ़िए। दक्षिण जर्मनी के नगरीय और ग्रामीण निवासियों के विविध अध्ययन के पश्चात ये सिद्धांत दिया था। दक्षिणी जर्मनी, साउथ जर्मनी के लिए है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें वाल्दर बैंक तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद वॉन थ्यूरियन मॉडल और क्रिस्टालर का ये सिद्धांत ये भी अच्छे से पढ़ना है हमें, क्योंकि ये भी तो जर्मन स्कॉलर हुए हैं, ठीक है। ये भी तो जर्मनी के थे। अगस्टस लॉस ये भी तो जर्मनी के ही थे। वेबर, मैक्स वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ठीक है। ये भी तो जर्मन में ही उनका, जर्मनी का ही काम किया हुआ है इनका सारा का सारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन थ्योरीज में क्या क्या कहा गया है, कौन सी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की है, कौन सी आपकी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की है, कौन सी आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की थ्योरी है, ठीक है। तो ये सब भी जर्मन ज्योग्राफर हुए हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको कुछ एकदम एक दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो और बता देता हूँ जो जर्मन ज्योग्राफर से रिलेटेड है, ताकि आप याद रखें। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से जब पेन की टिप पर फोकस कीजिए। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग स्वीडन के जेलेन ने किया था। ये के साइलेंट होता है, इसमें जेलेन पढ़ते हैं इसको। तो क्या लिखा है यहाँ पर? भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग स्वीडन के जेलेन, भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग स्वीडन के केजलेन द्वारा किया गया था, परंतु भू राजनीति का विकास जर्मनी में हुआ। देखिए कितनी अजीब बात है, जो जियोपॉलिटिक वर्ड है वो तो किसने दिया है? स्वीडन के एक ज्योग्राफर हैं, केजलेन का, ठीक है। सॉरी, के साइलेंट है, जेलेन का है, ठीक है। जो जियोपॉलिटिक्स वर्ड है वो स्वीडन के जेलेन का है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स वर्ड किसने दिया था? स्वीडन के जेलेन ने दिया था। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है इसका डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कार्ल हॉशॉफर ने भू राजनीति पर एक पत्रिका लिखी थी। कार्ल हॉशॉफर क्या है? ज्योग्राफर हैं, बहुत अच्छे जर्मन ज्योग्राफर हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ठीक है, भू राजनीति पर एक पत्रिका लिखी थी। उस पत्रिका नाम क्या है? जेस्ट्रिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक, ठीक है। देखिए मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जेटस्क्रिफ्ट, सॉरी क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे जेटस्क्रिफ्ट ऑफ जियोपॉलिटिक, कार्ल ऑटविन सावर, ठीक है। कार्ल और शॉफर मीन्स क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल ऑटविन सावर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हॉशॉफर, ये इनका भी ध्यान रखना है, ये भी वही है, सेम ही, कार्ल हॉशॉफर। हॉशॉफर ने अपनी भू राजनीतिक विचारधारा का वर्णन मीन कैंप नामक पुस्तक में किया था। यानी मीन कैंप क्या है? एक पुस्तक है, किसकी? कार्ल हॉशॉफर की, जिसमें उन्होंने अपने भू राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि मीन कैंप किसकी है, ये वर्ड किसने दिया है, मीन कैंप में क्या मतलब, मीन कैंप जो पुस्तक है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? जियोपॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। और मीन कैंप लिखी किसने है? कार्ल हॉशॉफर ने लिखी है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं आपसे।
बाकी और अगर जो जर्मन कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ने हैं कि कोई स्पेशल आपका छूट ना गया हो, तो वो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसमें बता दूँ। जैसे कि ये देखिए आप, हाँ, इस पर देखिए आप, ये बुक है, ठीक है, माजिद हुसैन साहब की। इस किताब में अगर जो हम लोग देखें तो कुछ पॉइंट हमें मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, जर्मन जोग्राफर्स की बात की जा रही है। महासागरीय विज्ञान के क्षेत्र में भी जर्मन का योगदान रहा है, ठीक है। महासागरीय मीन्स ओशियन स्टडीज में भी रहा है इनका। कैसे? जेरहार्ड स्कॉट, ये कोई जोग्राफर हुए हैं जर्मन, क्या नाम है? जेरहार्ड स्कॉट। जो महासागरीय ओशियन स्टडीज में जेरहार्ड स्कॉट नाम के एक जोग्राफर जो हुए हैं जर्मन, उन्होंने क्या कहा था? समुद्र की गतियां, ठीक है, समुद्र किस तरह से गति करता है, तापक्रम, टेम्परेचर, खारापन, सैलिनिटी, वाटर का कलर कैसा है। अब देखो, ये कंफ्यूज मत होना ना कि सैलिनिटी में तो आपने अल मसूदी पढ़ा है वहां पर। भाई अल मसूदी अरब जोग्राफर हैं, सैलिनिटी पर और ने भी तो काम किया होगा। तो जर्मन में बात करें तो कौन आते हैं? जेरहार्ड स्कॉट, जिन्होंने समुद्र की गतियां, तापक्रम, खारेपन, जल का रंग, महासागरीय निक्षेप, ओशन डिपोजिट जो आप पढ़ते हैं, सैलिनिटी, तल की आकृति कैसी है, महासागरीय जलवायु, महासागरीय बेसिन, महासागरीय जीव कैसे हैं, ठीक है, व्यापारिक मार्ग, उनके ऊपर गुजरने वाले वायु मार्ग, इन सब का अध्ययन किसने किया है? जेरहार्ड स्कॉट ने। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और ये जर्मन स्कॉलर हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको ऐसे छूटनी नहीं चाहिए। आप याद रखिएगा कि जर्मन में फेमस कौन हुए हैं जिन्होंने ओशन पे स्टडी की थी? जेरहार्ड स्कॉट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जिन्होंने पूरा कंप्लीट स्टडी अपना किया है। बाकी इसके अलावा अगर जो आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट आप लाइन और देख लीजिए, इस तरफ लिखी हुई है जो, ठीक है, क्या है इसमें? जर्मन ने 19वीं 20वीं सदी की अवधि में मानचित्र कला के क्षेत्र में भी प्रगति की। पहले कुछ वर्षों तक फॉन साइडो मानचित्र व एटलस, दी वॉन शाइडो मैप्स एंड एटलस का प्रयोग होता था। तो आपसे पूछ सकते हैं, द वॉन शाइडो मैप्स एंड एटलसेस आर यूज्ड बाय विच जोग्राफर्स? जर्मन जोग्राफर्स, ठीक है। The von Sydow maps and atlas are used by German geographers। और लिखा आगे, परथिन्स फर्म ने स्टीलर की एटलस प्रकाशित की। तो ये आप पूछ सकते हैं कि परथिन फर्म्स की एटलस का एक तो ये वाला जिक्र आपसे, और तब वो ये दी वॉन शैडो मैप्स एंड एटलस, ठीक है। पेटरमा ने फिजिकल एटलस को W&A.K. जॉनसन एडिनबर्ग के साथ काम करते हुए प्रकाशित किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो ऊपर का मैंने आपको बताया, ठीक है, कि द वॉन शेडो मैप्स एंड एटलस का प्रयोग जर्मन जोग्राफर्स किया करते थे, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको भूलनी नहीं है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं कुछ लास्ट में, और ये वाले पॉइंट्स, ये आप याद रखेंगे। आई एम डैम श्योर आपको जर्मन जोग्राफर्स का 90% कंटेंट आपके पास रहेगा और आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। बाकी मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, 100% कंटेंट कहीं नहीं मिलता है। आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस आप PYQs लगाएंगे, उन PYQ क्वेश्चन की हेल्प से भी आप कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकें। कोई नई चीज़ आपको मिल जाती है तो वो आप इसमें क्या कर सकें? ऐड ऑन कर सकें, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और आप इसको अच्छे से कीजिए। अब आपका जर्मन जोग्राफर पूरा कंप्लीट हो चुका है जितना भी था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे द फ्रेंच स्कूल। फ्रेंच स्कूल मीन्स जो फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए हैं, कौन कौन? पॉल विडाल डी लाब्लांश, जीन ब्रूंच, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब आप इसको कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।